अकेले अच्छा भी नहीं लगता वहाँ। उसको हम प्रोवाइड सब कर देते हैं सुविधा, लेकिन उसका मन अकेले नहीं लगता है, उसको ये लगता कोई तो मेरे साथ बैठे, बस वही बात है। नहीं, ऊपर भी इसका नहीं आता है, नहीं आता है। जैसे सर जब लिखते तो ऊपर से लिखते ना तो आता ही नहीं। लिखिए चलिए, कल हम आप लोगों को इक्वेशन, आने दीजिए, इक्वेशन ऑफ कर्व के बारे में बता रहे थे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व में आपको कहा गया था कि कर्व के इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, और दूसरा होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। ये कल पैरामीट्रिक फॉर्म ये कल चल रहा था, बीच में अधूरा रह गया था। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस कहते हैं सरफेस के इक्वेशन को लिखा जाता है F1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट सरफेस का इक्वेशन है, और F2 इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड सरफेस का इक्वेशन है। जब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को लेंगे तब हमको कर्व मिलेगा। इंटरसेक्शन लेने का तरीका ये होता है, बीच में कॉमा लगा देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्विसेज ऑलवेज प्रोवाइड अ इक्वेशन ऑफ कर्व। दूसरा तरीका होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। मान लीजिए पैरामीटर t है, तो कर्व का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xi t, या x1 इज इक्वल टू x1t, x2 इज इक्वल टू x2t, x3 इज इक्वल टू x3t। ये किसी भी कर्व का इक्वेशन होता है। जब तक ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, मतलब 25 लेक्चर में आपको इन्हीं दोनों का यूज़ करना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कर्व इन, या मतलब कर्व थ्योरी पढ़ रहे हैं, कर्व इन स्पेस पढ़ रहे हैं, तो कर्व का इक्वेशन जब भी आएगा यही दोनों फॉर्मेट में आएगा, आइदर इन पैरामीट्रिक फॉर्म और इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। इन्हीं दोनों फॉर्म में ही इसका इक्वेशन आप ले करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जब पैरामीटर t होता है और यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है x डॉट आई इज इक्वल टू dxi बाई dt। ठीक, और अगर पैरामीटर s होता है, s का मतलब होता है आर्कियल डिस्टेंस। आर्कियल डिस्टेंस हमने आप लोगों को पढ़ाया था बीएससी सेकेंड ईयर में भी। किसी भी कर्व पे किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट की दूरी अगर s के फॉर्म में ली जाती है तो इसको आर्कियल डिस्टेंस कहते हैं, चापीय दूरी कहते हैं, चाप पे चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं s को आर्कियल डिस्टेंस, चापीय दूरी, चाप पे चली गई दूरी। इस पे हम कर्व पे किसी पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और इस फिक्स पॉइंट से किसी अदर पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उस कंडीशन में xi फंक्शन होगा s का, और यदि तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलता है x डैश i या xi डैश। डैश का मतलब होता है dxi बाई ds। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। कल आप लोगों को हमने कर्व के इक्वेशन को लिखने के बारे में बताया था कि कर्व का इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। चूंकि चैप्टर कर्व इन स्पेस पढ़ रहे हैं तो ये हर एक स्टेप पे अब आपको मिलेगा। ओवरऑल समझ लीजिए कि यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, कल तो आपने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, कर्व के इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में और दूसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस में हम दो सरफेस का इक्वेशन लेते हैं। पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। अब दोनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का तरीका ये होता है कि बीच में कॉमा लगा देते हैं।
अगर आपने दो कर्व के इक्वेशन के बीच में कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब वो दोनों कर्व या दोनों सरफेसेस के इक्वेशन के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। सेकेंड है पैरामीट्रिक फॉर्म। जनरली आपको इस चैप्टर में 2 पैरामीटर मिलेंगे। अभी हम ये पूरी बात लिखवाएंगे नहीं, बस हम समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आगे जब मिलता है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अरे मैम ने तो बस केवल इतना ही लिखवाया था और ये देखो कम बखत ये कहाँ से चला आया, अब हम इसको कैसे करें। इसीलिए हम दोनों बात बता दे रहे हैं। पैरामीटर में जनरली आपके सिलेबस में 2 पैरामीटर हैं, एक है टी, दूसरा है एस। टी एनी पैरामीटर होता है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। जब टी पैरामीटर होता है तो ये कर्व का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xit, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x1t, x2 इज इक्वल टू x2t, x3 इज इक्वल टू x3t। इसका मतलब ये सारे के सारे t के टर्म्स में लिखे जाएंगे। इस दौरान कभी अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए तो उसका मान आता है x डॉट आई dxi बाई dt। फर्दर देन अगर कभी आपने पैरामीटर s लिया, s होता है आर्कियल डिस्टेंस, s होता है आर्कियल डिस्टेंस। आर्कियल डिस्टेंस का मतलब चापीय दूरी, चाप पे चली गई दूरी। कोई कर्व है, ये कर्व का चाप है, इस पे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, उस फिक्स पॉइंट से अगर किसी पॉइंट की दूरी को मापा जाता है तो उसको आर्कियल डिस्टेंस कहते हैं या चापीय दूरी। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया था कैटनरी में, इंट्रिंसिक इक्वेशन में, चापीय दूरी। इस कंडीशन में कर्व का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xis, और ऐसी परिस्थिति में कभी अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ गया तो ये डॉट नहीं आता है, डैश आता है। xi डैश का मतलब dxi बाई ds होता है। अगर डॉट है तो t होगा, डॉट है तो t है, डैश है तो s है। स्पेलिंग में ये सब छुपा हुआ है। डॉट का मतलब t, डैश का मतलब मतलब s। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप आगे 6-7 लेक्चर बढ़ जाते हैं तब ये आता है, और तब आप कहते हैं अरे मैम ये डैश क्या है, समझ में नहीं आया, अचानक से कहाँ से आ गया। इसीलिए हमने बता दोनों दिया है। लिखवाएंगे हम केवल अभी इतना ही, डैश आए तो s के रिस्पेक्ट में है, डॉट आए तो t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए कुछ लिखवाएं इसमें अभी तक। इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस, हेडलाइन है इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। लिखिए इसमें देयर आर इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस, हेडलाइन है इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। लिखिए इसमें देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज of representing a curve, of representing a curve analytically, analytically, analytically का मतलब कानूनी रूप से, analytically, full stop। One of them is to represent it, is to represent it as the intersection of two surfaces, as the intersection of two surfaces such that it is represented as, such that it is represented as in the form
आपको लिखवाया गया है कि इसको साधारणतः दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में। अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कर्व का इक्वेशन इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ठीक है, नीचे से लिख लीजिए ये इक्वेशन, ये बीच में कॉमा दे दीजिएगा। आप लोगों को बताए थे कल कि सब में इंडेक्स ऊपर होता है एक्सेप्ट देन यूनिट वेक्टर्स में। एक यूनिट वेक्टर्स अकेला ऐसा है जिसमें इंडेक्स कहाँ होता है, नीचे। हो गया होगा। अब दूसरा टाइप लिखवा रहे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। द अदर टाइप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। द अदर टाइप इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। द अदर टाइप इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन is the parametric representation of the form पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिएगा, फिर इक्वेशन नंबर 3 लिखिएगा और करके। पहले ये लिखिएगा, फिर और करके ये लिखिएगा। हाँ हाँ, 2 और 3 दोनों लिख लीजिएगा। हो गया भाई। बोले आगे, फिर लिखिए नीचे से वेयर x1, x2, x3 सब पे इंडेक्स ऊपर है। वेयर x1, x2, x3 आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन? जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। वेयर x1, x2, x3 आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ अ सिंगल पैरामीटर t रेंजिंग ओवर अ सेट ऑफ, रेंजिंग मतलब रेंज बताने चल रहे हैं टी की, रेंजिंग ओवर अ सेट ऑफ वैल्यूज, जस्ट अ मिनट। क्यों रेंज ले रहे हैं? कल आपको बिल्कुल शुरुआत में हमने बताया था कि यहाँ जो स्टडी करेंगे वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में करेंगे, क्योंकि कई बार कर्व इनफाइनाइट होते हैं तो ये डाउट होता है कि भैया अब इसकी स्टडी कैसे करें। तो हमेशा चाहे कर्व आपका इनफाइनाइट हो चाहे वो आपका क्लोज्ड कर्व हो, हमेशा और हमेशा एक छोटे से एरिया में स्टडी करेंगे। जब आप कोई चीज़ का छोटा एरिया लेते हैं तो उसकी बिगनिंग पॉइंट भी पता होता है, एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, मतलब उसकी लोअर लिमिट भी पता होती है और अपर लिमिट भी पता होती है। इसीलिए यहाँ पे टी की लिमिट हमको दी गई है, क्योंकि ये जो कर्व का इक्वेशन लिखा गया है जब इसकी हम स्टडी करेंगे तो उस कर्व का एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन लेंगे। जब रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन, जैसे ये ले लिया, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन लेंगे तो यहाँ की भी लिमिट पता होगी, यहाँ की भी लिमिट रेंज पता होगी। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? अल्फ़ा से बीटा। तो टी की रेंज होगी, इट इज़ बिगनिंग फ्रॉम अल्फ़ा एंड एंडिंग टू बीटा, वही रेंजिंग लिखवाएं। ठीक है, आगे भी था, अच्छा लिखिए रेंजिंग ओवर अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा।
रेंजिंग ओवर a set of values, ranging over a set of values, ये अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। हो गया यहां तक में कोई डाउट? इन दोनों फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट 85% यूज होता है, ये वाला फॉर्मेट कुछ 15% जगह यूज होता है। दैट मीन्स ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कर्व का इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया है, तो पहले हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और तब सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले हमको पैरामीट्रिक के फॉर्म में दिए गए हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में बहुत कम फॉर्मूलों का यूज़ किया गया है। तो इन दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पैरामीट्रिक। लिखिए इस बात को पैराग्राफ चेंज करके। आउट ऑफ दीज टू रिप्रेजेंटेशंस, आउट ऑफ दीज टू representations, out of these two representations, comma, the parametric equation is useful, the parametric equation is useful for the purpose of differential geometry. The parametric equation is useful for the purpose of differential geometry. कल तो 2 बजे से रहेगा ना क्लास? कल 2 बजे से रहेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे इसमें आप लोगों की। तो कॉलेज कितने बजे ओवर होता है? तो 2 बजे से कल रहेगा, ठीक है? 3 तारीख तक मैम, अब 2 बजे तक पढ़ाई। इस बीच हम छुट्टी भी करेंगे 1-2 दिन की, इसीलिए कोर्स थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है? 2-3 दिन जरा बैठ के घर पे तैयारी करिएगा टेस्ट की और ढंग से दीजिएगा। जो ये आनन फानन में ये जो टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया उतना गंदा टेस्ट मत दीजिएगा प्लीज़, है ना? थोड़ा टेस्ट को सीरियसली लीजिए, क्योंकि अब एक टेस्ट आपका अभी जनवरी में होगा, बहुत हाथ पैर मार लेंगे, 1-8 टेस्ट और हो जाएगा, उसके बाद तो कोई होना नहीं है। तो थोड़ा सा उसको सीरियस होकर के टेस्ट दीजिए, भले ही आप हमसे छुट्टी ले लीजिए, लेकिन ढंग से टेस्ट दीजिए, ठीक है? संडे को क्लास रहेगा, हम आगे टेस्ट के आसपास छुट्टी कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, ज्योमेट्री। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, अ फंक्शन ऑफ क्लास एम। पढ़ा है पहले? लेकिन आप लोग ढंग से दीजिए तो हमको लेने में क्या दिक्कत है? टेस्ट तो दीजिए, एकदम कोरम पूरा किए हैं आप लोग उसमें। फंक्शन ऑफ क्लास एम, ये आप लोगों ने एनालिटिक फंक्शन में पढ़ा था। एनालिटिक फंक्शन सुना है कभी चैप्टर का नाम? कहाँ सुना है? 3rd ईयर में। किस में? कॉम्प्लेक्स में। क्या होता है? पढ़ा है ना सर? किसी भी डोमेन में है उसका लिमिट जो एग्जिस्ट करता हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। नहीं भाई, किसी भी डोमेन में आ फंक्शन ऑफ क्लास एम, यही पूरी परिभाषा आप लोग को सर ने पढ़ाई होगी। फंक्शन ऑफ क्लास एम, एनालिटिक फंक्शन नहीं पढ़ा है? उसी में है। लेकिन मैं वहाँ उसमें एनालिटिक फंक्शन में बात होता है कि कोई डोमेन है, उस डोमेन में हर एक पॉइंट पर जब लिमिट एग्जिस्ट करता हो, किसी एक पॉइंट पे देखिए अभी याद आएगा, हाँ एफ डैश, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आ गया होगा, जिसका डोमेन और को डोमेन या तो आर या सबसेट ऑफ आर हो, ये फंक्शन ऑफ क्लास एम कहलाता है अगर किसी इंटरवल आई में हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे
और उसको हम m टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर सकें। मतलब m टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करने का मतलब उसके पहले वो वैनिश नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम फंक्शन ले लिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और m का मान ले लिए 10, तो ये तो तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्लास m नहीं कहलाएगा। अगर इसको क्लास 10 का बनना है तो 10th ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव वैनिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन किसी रियल इंटरवल i में फंक्शन ऑफ क्लास m कहलाएगा अगर वो उसके हर एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कितनी बार डिफरेंशिएबल हो, m टाइम्स हो, तो ऐसे फंक्शन को फंक्शन ऑफ क्लास m कहते हैं। ठीक है, इस हेडलाइन के अंदर 4-5 डेफिनेशन है, एक एक लिखवाते जा रहे हैं, एक एक समझाते जा रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखते चलिएगा। ठीक है, लिखिए आप फंक्शन ऑफ क्लास m में लिखिए, बोले फंक्शन ऑफ क्लास m। अच्छा, m नेगेटिव भी हो सकता है ना, हम क्या -4 बार डिफ्रेंशिएट करो, -3/2 बार डिफ्रेंशिएट करो, नहीं ना, या तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, 3 बार डिफ्रेंशिएट करो, 4 बार डिफ्रेंशिएट करो, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/2 बार डिफ्रेंशिएट करो, आप नहीं जानते कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, इसलिए m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, लिखिए लेट कैपिटल I denote a real interval, let capital I denote the real interval and small m be a positive integer, and small m be a positive integer, and small m be a positive integer, then a real valued function small f, then a real valued function small f defined on interval I, comma, is said to be function of class m, or cm function, c इन्फिनिटी फंक्शन सर पढ़ाए होंगे, और cm फंक्शन रास्ते में खाने पीने लग गई थी क्या? If f has a continuous derivative function, if f has a continuous derivative, क्या मतलब समझते हैं कंटिन्यूअस डेरिवेटिव का? बीच में कहीं वैनिश ना हो, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है ये, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है। कंटिन्यूअस डेरिवेटिव का मतलब उसका जो डेरिवेटिव्स मिले वो लगातार मिले, सतत मिले। लगातार और सतत मिलने का मतलब बीच में कहीं भी वैनिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर
कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर का मतलब m तक डेरिवेटिव लगातार मिले, कहीं बीच में वैनिश ना करे। mth ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल I, एट एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल I। ठीक है, समझ में आया? जब क्लास m पूछेगा तो तुरंत एक इंटरवल लेंगे। कोई भी फंक्शन इंटरवल I पे फंक्शन ऑफ क्लास m कहलाएगा अगर mth ऑर्डर तक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव मिले। कंटिन्यूअस डेरिवेटिव का मतलब उसके पहले डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। mth ऑर्डर तक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव मिले और इसके हर एक पॉइंट पर मिले, एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल I। सबसे पहले I डिफाइन किए, फंक्शन डिफाइन किए, I के हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे m टाइम्स तक, मतलब कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे m टाइम्स तक, उसके पहले वो वैनिश ना हो। ऐसे फंक्शन को कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लास m। ठीक, फिर सुनिए, फंक्शन ऑफ क्लास C इंफिनिटी क्या होता है? अगर कोई फंक्शन f(x) दे रखा हो किसी इंटरवल I पे और उस फंक्शन को जितनी बार मन करे उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर लें और उसका डेरिवेटिव वैनिश ना हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव मिले अप टू इन्फिनिटी तक, तो उस केस में कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लास C इंफिनिटी। m का मान हमने क्या ले लिया है? इनफाइनाइट ले लिया है। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे हम कहेंगे जहाँ तक हमको गिनती आती है वहाँ तक डिफ्रेंशिएट करते जाइए और उसका डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू e पे पावर x, जितनी बार मन करे उतनी बार डिफ्रेंशिएट करिए, कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। ऐसे फंक्शन को कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लास C इंफिनिटी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। व्हेन f इज डिफरेंशिएबल when f is differentiable infinitely many number of times, when f is differentiable infinitely many number of times, then it is said to be function of class infinity. Then it is said to be function of class infinity. ऐसे लिखिएगा, फंक्शन ऑफ क्लास इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जाता है। फंक्शन ऑफ क्लास इन्फिनिटी OR और C इनफाइनाइट फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी में ही है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अभी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कितना बड़ा है, जब उस पॉइंट का कोई एक वैल्यू ले और उसके सभी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कितनी बार डिफरेंशिएबल हो? C इंफिनिटी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो। एनालिटिक फंक्शन का मतलब पहली बात फंक्शन C इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। वहां पे सर ने लिखवाया होगा अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, है ना, पहले ही उन्होंने लिखवा दिया होगा। क्या मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन f लीजिए, वो किसी इंटरवल I के लिए एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा अगर वो फंक्शन उसके हर एक पॉइंट पर इन्फिनिटी टाइम्स कंटिन्यूअस डेरिवेटिव दे। हर एक पॉइंट पर इन्फिनिटी टाइम्स
कंटिन्यूअस डेरिवेटिव दे, मतलब उसको जितना मन करे उतना डिफ्रेंशिएट करिए, कभी भी वो फंक्शन वैनिश नहीं करेगा। ठीक। दूसरी चीज़, वो फंक्शन उस इंटरवल के लिए सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब किसी एक मान के लिए एक ही मान मिलना चाहिए, एक से अधिक नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं, या सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स लेते हैं, तो x की जगह 4 रखने पर आपको दो वैल्यू मिलती है +-2। दो वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर x ही ले लीजिए, या साइन या log x ले लीजिए, इसमें x का जो मान रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलती है। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक मान रखने पर एक ही मान मिले, एक से अधिक मान ना मिले, एक मान रखने पर एक से अधिक मान मिल रहा है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। लेकिन ये फंक्शंस कैसे हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है। तो फंक्शन एक तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और दूसरा फंक्शन क्लास ऑफ सी इन्फिनिटी का होना चाहिए। मतलब इस फंक्शन को इसमें इनफाइनाइट टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सारे के सारे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे, मतलब वैनिश नहीं करेंगे। आगे बढ़े, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द फंक्शन f इज सेड टू बी, a function f is said to be analytic over I if f is single valued, if f is single valued and possesses continuous derivative possesses continuous derivative of all order का मतलब C इन्फिनिटी ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखिए C इन्फिनिटी ऑर्डर, ब्रैकेट बंद, एट एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल I, at every point of capital I, full stop. Such a function is said to be कुछ याद है? फंक्शन ऑफ क्लास ओमेगा और सी ओमेगा फंक्शन के नाम से जाना जाता है। लिखिए फंक्शन ऑफ क्लास ओमेगा, कुछ लोग डब्ल्यू भी पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में ये ओमेगा है। फंक्शन ऑफ क्लास ओमेगा और सी ओमेगा फंक्शन। ठीक है, इस हाँ भाई ओमेगा। चलिए नेक्स्ट है रेगुलर फंक्शन। इसी में ही सब लिखवा रहे हैं, एक परिभाषा के अंदर ही सब लिखा रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसको भी लिखेंगे, देखिएगा क्या होता है रेगुलर फंक्शन। रेगुलर मतलब क्या होता है? जो आप लोग में से कोई नहीं है ना, सब इर्रेगुलर है। हाँ, ये जब से आई है रेगुलर है, वो रेगुलर है। एक देखिए, कोई भी फंक्शन f किसी इंटरवल i में रेगुलर तब कहलाता है, फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xi इज इक्वल टू xit से। अब ये नहीं ले रहे हैं, ये भी तो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। आप लोग फंक्शन को लिखते थे f इज इक्वल टू f ऑफ t,
मतलब फंक्शन की एक शुरू से सोच बनी हुई है एफ एक्स फंक्शन होता है, ये फंक्शन नहीं होता है, ये तो वेरिएबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये n डायमेंशन का फंक्शन है। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल i में रेगुलर तब कहलाएगा जब उसका डेरिवेटिव मतलब dxi/dt कभी भी वैनिश ना करे एक साथ। जैसे अभी आप लोग रेगुलर कहलाने लगते अगर एक साथ नागा नहीं करते। इर्रेगुलर क्यों कहलाते? एक साथ बैठेंगे, दोस्त यारी झुंड बना रखे हैं, तुम मेरी सहपाठी हो, हम गायब होंगे तो तुम गायब हो ना, है ना। बगल वाली जी आज मन नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो, तो वो भी गायब हो गई, है ना। तो शादी में, अच्छा चलिए, तो फंक्शन को रेगुलर तब कहते हैं जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ वैनिश ना करे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर फंक्शन। ठीक, रेगुलर मतलब जो रोज आए, रोज आए मतलब गायब ना हो, गायब ना हो मतलब वैनिश ना हो एक साथ। ठीक है, लिखिए लिखिए अ फंक्शन, पैराग्राफ चेंज करके, अ फंक्शन xi इज इक्वल टू xi t, अ फंक्शन xi इज इक्वल टू xi t जहाँ i का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से n तक। ठीक है, लिखते कहाँ तक है? 3 तक। रीज़न बताए थे, क्योंकि इक्वेशन में डैश 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 लिखना शोभनीय नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो 3 तक लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में i का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक। इफ लिखिए द फंक्शन xi इज इक्वल टू xi t कॉमा i इज इक्वल टू 1, 2, 3 कॉमा डैश 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 डिफाइंड ऑन i, डिफाइंड ऑन i इज सेड टू बी रेगुलर। हाँ, कैपिटल आई है, डिफाइंड ऑन कैपिटल आई, इंटरवल है ना, वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे। डिफाइंड ऑन आई कैपिटल आई कॉमा इज सेड टू बी रेगुलर, इज सेड टू बी रेगुलर इफ dxi/dt, इफ dxi/dt कॉमा for every I is equal to 1, 2, 3, dash dash dash. I is equal to 1, 2, 3, dash dash dash. Never vanish simultaneously. Never vanish simultaneously. Never vanish simultaneously on capital I. On capital I and in such a case, and in such a case the parameter t in terms of which xi is represented, in terms of which xi is represented, in terms of which xi is represented is called the regular parameter, is called the regular parameter। अगर फंक्शन रेगुलर है तो उसके पैरामीटर को क्या बोलेंगे? रेगुलर पैरामीटर। ठीक है, आगे बढ़े, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, हमने पढ़ा रेगुलर फंक्शन। कोई भी रेगुलर फंक्शन क्लास m का कब कहलाएगा? कोई भी रेगुलर फंक्शन क्लास m का कब कहलाएगा?
अगर उस फंक्शन का mth ऑर्डर डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली वैनिश ना करे। क्लास m कहने पर ये जो डेरिवेटिव लेते हैं कितने ऑर्डर का लेंगे, mth ऑर्डर का। फिर रेगुलर की फंक्शन लगा देंगे, रेगुलर फंक्शन की परिभाषा कि वो साइमल्टेनियसली वैनिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए अ कर्व xi इज इक्वल टू xit, अ कर्व xi इज इक्वल टू xit is called regular curve, is called regular curve of class m, if the function xit is regular function of class m, is regular function of class m, is regular function of class m। क्लियर, इतने में कोई डाउट? अब हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द कर्व। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कर्व, टेंजेंट। लेंथ ऑफ द कर्व आज हम पढ़ा दे रहे हैं, कल टेंजेंट पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे, दोनों पे बेस्ड एक साथ। ठीक है, कल टेंजेंट और नॉर्मल बताएंगे, टेंजेंट और नॉर्मल बताने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसमें हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने अपनी बुक में देखा होगा तो 14-15 एक्सरसाइज आपको दिखी होंगी। हम एक साथ मर्ज करके पढ़ा रहे हैं सब। ठीक है, मर्ज का मतलब एक टॉपिक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक टॉपिक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जितना नोट्स में बता देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लेंथ ऑफ अ कर्व। हेडलाइन डालिए लेंथ ऑफ अ कर्व, लेंथ ऑफ अ कर्व। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई कर्व है, इस कर्व की हमको लेंथ निकालनी है। हमको नहीं पता कि ये कर्व बाउंडेड कर्व का आर्क है या इनफाइनाइट को टेंड करता है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया ले लिया है और इसकी हमको लेंथ निकालनी है। ठीक है, पहला पॉइंट मान रहे हैं P0, दूसरा पॉइंट मान रहे हैं P1, तीसरा पॉइंट मान रहे हैं P2, चौथा पॉइंट मान रहे हैं P4, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान रहे हैं PK, उसके बाद का पॉइंट है PK+1, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट है PN और उसके पहले का पॉइंट मान रहे हैं PN-1। अगर आप गिनती को शुरू करें तो आप ये नोटिस करेंगे 1, 2, 3, 4 के, मतलब यहाँ से शुरू करने पर यहाँ तक n पॉइंट्स हैं। एक इसको जोड़ लेंगे तो n+1 पॉइंट्स हो गए। कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, n+1। कर्व का इक्वेशन हम मान ले रहे हैं xi इज इक्वल टू xit है। देखिए तभी हमने कहा था कि ये आपको 85% मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूलेट तभी डिराइव किए गए हैं जब हमने कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया है। आप किसी कर्व की आर्क लेंथ को निकालने का फॉर्मूला पढ़ने चल रहे हैं, तो कर्व का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है, पैरामीट्रिक। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कि कभी गलती से इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में आ गया, तो पहले उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तब ये फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। इसीलिए ये 85% यूज़ होता है, वो 15% यूज़ होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कर्व का हर एक पॉइंट किसके रूप में लिखा जाएगा, पैरामीटर टी के रूप में। मान ले रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर है T0, यहाँ पे पैरामीटर है T1, यहाँ पे पैरामीटर है T2, यहाँ पे पैरामीटर है T3, यहाँ पे पैरामीटर है Tk, यहाँ पे पैरामीटर है Tk+1, यहाँ पे पैरामीटर है Tn-1, यहाँ पैरामीटर है Tn। क्लियर? होता क्या है, इस कर्व के इक्वेशन को अगर अलग अलग पॉइंट पे लिखेंगे तो बदलेगा कौन, T। अगर हम T की जगह T0 लिख दें, इसका मतलब वो P0 पे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर हम T1 लिख दें तो वो P1 पे कर्व की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 लिख दें तो वो P2 पर कर्व की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्व तो यही रहेगा, अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू उस पैरामीटर की वैल्यू से बदलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्किल का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, पैरामीटर है। किसका मान चेंज करते हो आप? थीटा का। थीटा का अलग अलग मान लेंगे तो सर्किल का अलग अलग पॉइंट मिलता है। चेंज कौन हुआ? थीटा चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ कौन चेंज होता है? टी चेंज होता है। अलग अलग पॉइंट पे टी का मान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हमको इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ देखते हैं कि किस तरीके से निकलती है। थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर समझाने में बहुत गंदा हो जाएगा। इस पॉइंट को हम फिक्स कर रहे हैं भाई। क्यों फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि आप आर्क लेंथ निकाल रहे हैं। आपको पता है आर्क लेंथ निकालने के लिए कर्व पे एक पॉइंट को फिक्स करना होता है और वहीं से जो डिस्टेंस मापते हैं उसी को आर्क लेंथ स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कर्व पे इस पॉइंट को फिक्स कर रखा है, सभी पॉइंट की डिस्टेंस इसी पे से नापेंगे। हो गया भाई। इसी पॉइंट P को ज़रूरत पड़ने पर P कहते हैं और Tn की जगह T ले लेते हैं। क्यों, वो भी सुन लीजिए। हमने कहा कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट P नॉट होगा, दैट इज फिक्स पॉइंट। यहीं से आर्क को मेजर करेंगे। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक सर्किल का इक्वेशन निकालना होता है तो उस सर्किल पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं जिसको लिखते हैं x, y। याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते थे x, y। कैटनरी का इक्वेशन निकालते थे, उस पर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते थे x, y। मतलब ये रूल होता है कि जिस कर्व का इक्वेशन निकालना है उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। तो चूंकि हमको आर्क लेंथ निकालनी है इसलिए इस पर हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है P, जिसका पैरामीटर है T। संजोगवश वो आखिरी पॉइंट था, इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया है Pn का और नाम दे दिया है Tn का। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर ये लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ये लेंगे। ये मेंशन कर लीजिएगा आपने उसमें डायग्राम में। अरे बाप रे बाप, हो गया भाई। नीचे से लिखिए, 2 मिनट आ रहे भाई।